नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और बड़ी जानकारी ईरान से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही कि ईरान के बुकान शहर पर भारी बमबारी, सरकारी इमारत के निशाने पर, इजराइल के रिफ्यूजी कैंप पर हमला। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ईरान से जुड़ी हुई यह अहम जानकारी है कि ईरान के बुकान शहर पर बमबारी हुई है और सरकारी इमारत भी निशाने पर है। बड़ी जानकारी, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज छठा दिन है और इसी बीच इजराइल ने लेबनान के त्रिपोली शहर में स्थित फिलिस्तीन शरणार्थी कैंप पर हमला किया है। खबरों की माने तो ये हमला बेदवी रिफ्यूजी कैंप पर हुआ है, जो कि उत्तरी लेबनान का सबसे बड़ा फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप माना जाता है। और इसी बीच ईरान ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दे दी है। एक ईरानी सैन्य अधिकारी ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करता है तो ईरान इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बना सकता है। वहीं इजराइल की तरफ से ईरान के बुकान शहर पर भारी बमबारी की जा रही है और कई सरकारी बिल्डिंगों को धराशायी किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में हमले का आज छठा दिन है। लगातार यहां पर बमबारी देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी, इजराइल के फिलिस्तीन शहर पर बमबारी हुई है। ईरान के बुकान शहर पर निशाना बनाया गया है। सरकारी इमारतों को पूरी तरह से धराशायी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान के बुकान शहर पर भारी बमबारी और ऐसे में सरकारी इमारत भी निशाने पर है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि लगातार आज हमले का छठा दिन है और ऐसे में हमले को लेकर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये युद्ध जो है वो महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। खाड़ी देशों को भी लगातार इसमें निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे में ईरान में एक बार फिर से बमबारी देखने को मिला है। मिडिल ईस्ट में लगातार संघर्ष जारी है और हवाई समुद्र यातायात भी इससे प्रभावित हो रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी भीषण संघर्ष का असर जो है हवाई जहाज़ों और हवाई यातायात पर भी देखने को मिल रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द हो रही हैं और ऐसे में भारतीय नौसेना को भी राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। ऐसे में मिडिल ईस्ट पूरी तरह से इस समय धधक रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मिडिल ईस्ट में लगातार हमले देखने को मिल रहे हैं और ईरान में लगातार बमबारी हो रही है। अमेरिका और इजराइल के जंग में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दृश्य जो है वो बेहद ही भयावह है। ईरानी अधिकारियों को लेबनान छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। इजराइल का फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया गया है। खबरों की माने तो दक्षिणी लेबनान में एक ड्रोन से अटैक हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार हमले हो रहे हैं और ऐसे में आज ये छठा दिन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग जो है लगातार जारी है और इसी बीच बयानबाजियां भी निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लेबनानी नेशनल एजेंसियों की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आई है कि दक्षिण लेबनान में एक ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में लगातार हमले जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको इसके साथ ही बयानबाजियों का दौर भी जारी है। ईरान और इजराइल के बीच जंग का छठा दिन है और ऐसे में मिडिल ईस्ट के कुछ पश्चिमी देश जो हैं वो बेहद ही टेंशन में है। जंग शुरू होते ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा की है, जिसकी वजह से उधर तेल और गैस के निर्यात करने वाले मिडिल ईस्ट देश तो इधर तेल और गैस का आयात करने वाला एशियाई और पश्चिमी देश
टेंशन में आ गए हैं और इसी बीच अमेरिका की तरफ से बेहद ही राहत देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि व्हाइट हाउस में की तरफ से कहा गया है कि अगर जरूरी होता है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है युद्ध को जारी रहेगा, यानी कि 6 दिन हो गए हैं और युद्ध आगे भी बढ़ सकता है। ऐसे में अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था संघर्ष से उत्पन्न होने वाली अस्थायी झटकों को सहन कर सकती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी आर्थिक टीम का मानना है कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बनी हुई है और ये सुदृढ़ है और ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। ईरान और अब इस क्षेत्र से गुजरने वाले हजारों जहाजों को भी धमकी दी जा रही है। बता दें कि ईरान के बुकान शहर पर भारी बमबारी हुई है, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है और इजराइल के फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर यह हमला हुआ है और ये हमले का आज 6ठा दिन है। और ऐसे में ये जंग जो है कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बमबारी दोनों तरफ से हो रही हैं और ऐसे में जवाब और बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही हैं। ईरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया है और ऐसे में संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि आज 6 दिन हो गए हैं युद्ध को लेकर, क्या लग रहा है संदीप जी, क्या लग रहा है कि युद्ध जो है थमेगा? देखिए अनीता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अनीता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज ठीक से मुझे नहीं सुन पा रही है। अभी आवाज मेरी क्लियर जा रही है? हाँ, अभी आपकी आवाज आई है। ठीक है, तो संदीप जी क्या लग रहा है कि आज युद्ध का 6ठा दिन है, तो युद्ध जारी रहेगा या फिर अब युद्ध को थम जाना चाहिए? 6 दिन हो गए। देखिए अनीता जी, युद्ध अभी जारी रहेगा और युद्ध लंबा चल सकता है, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि ये युद्ध थम जाए। थम इसलिए जाए क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध से प्रभावित हो रही है। गैस के दाम बढ़ने लगे हैं, डीजल के दाम बढ़ने लगे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे हैं और पूरा जो रास्ता है वो वही रास्ता है जो ईरान से होकर के गुजरता है, जो स्ट्रेट होर्मुज है। तो ऐसे में पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध रुकने का नाम इसलिए नहीं ले रहा है कि ईरान किसी भी वजह से घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने अपना सुप्रीम लीडर खोया है और ईरान उसका बदला चाहता है। ईरान के पूरे इरादे हैं कि वो इजराइल की ईंट से ईंट बजा देगा और लगातार जिस तरीके से अमेरिका के जो एयर बेसिस हैं उन पर लगातार हमले जारी हैं और ऐसे देशों पर भी हमले जारी हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करते रहे हैं, उसके साथ साथ इजराइल में भी भारी हमले जारी हैं, चाहे लेबनान की तरफ से हो, चाहे ईरान की तरफ से हो, चाहे हिजबुल्लाह की तरफ से हो, चाहे हमास की तरफ से हो। तो ये युद्ध अभी रुकने के आसार नहीं है। जब तक युद्ध रुकने के कुछ आसार नहीं दिखाई देते तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी कह सकते हैं कि युद्ध की तैयारियां बहुत समय से ही चल रही थी, अचानक तो इतनी तैयारियां हो नहीं सकती क्योंकि 6 दिन हो गए और लगातार वार पलटवार जारी है और आगे भी ये भी नहीं पता है कि इसका अंत कब होगा। देखिए अनीता जी, बिल्कुल युद्ध की लंबी जो तैयारियां हैं वो लंबे समय से चल रही थी और इस चीज को कहीं ना कहीं अमेरिका भी जानता था और इस चीज को ईरान भी जानता था कि जिस तरीके से अमेरिका की हिस्ट्री रही है, अमेरिका ने जब जब जिन देशों को टारगेट किया तो फिर एक समय के बाद उनके खिलाफ युद्ध लड़ा या उन पर आक्रमण किया। उसमें लीबिया भी है, इराक भी है, सीरिया भी है, उसमें वेनेजुएला भी है। इसी तरीके से जो लॉबिंग हो रही थी, चारों तरफ से जो प्रेशर बनाया जा रहा था ईरान पर, ईरान ये जानता था कि चीजों को लंबा तो खींचा जा सकता है बातचीत के माध्यम से, लेकिन एक ना एक दिन युद्ध होना तय है।
तो ईरान ने अपने पास पूरा जखीरा इकट्ठा करके रखा हुआ है मिसाइलों का और ड्रोन्स का। ठीक है जब तक संदीप वो जी, मिसाइलें और बड़ी ड्रोन्स जानकारी निकल कर सामने चलती आ रही है, रहेंगी आप मेरे तब साथ तक बने ईरान रहिए। झुकने वाला और रुकने वाला नहीं है। ठीक है संदीप जी बने रहिए, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईरान से ही जुड़ी हुई ये बेहद ही अहम जानकारी है। ईरान पर हमले रोकने वाला बिल जो है वो खारिज हो गया है। अमेरिकी सीनेट पर बिल को है जो खारिज कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को मिला है सांसदों का साथ। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान पर हमले को रोकने वाला बिल जो है वो खारिज हो गया है और अमेरिकी सीनेट में बिल जो है वो खारिज कर दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप को मिला है सांसदों का साथ। बड़ी जानकारी दे दें कि अमेरिकी सीनेट में ईरान में युद्ध समिति कराने के खिलाफ लाए गए बिल को पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली है और ऐसे में रिपब्लिकन सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए सपोर्ट दिखाते हुए ईरान के खिलाफ जंग रोकने वाले बिल को रिजेक्ट कर दिया है। संदीप जी क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि सांसदों ने भी सपोर्ट किया है। देखिए अनीता जी, कई लोग थे वहां की संसद में जो ये चाहते थे कि ये युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन वहां की संसद ने ये चीजें राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर छोड़ दी है कि वो जब तक चाहे युद्ध लड़ सकते हैं और इसके बारे में क्या फैसला करना है ये भी देश के राष्ट्रपति ट्रंप तय करेंगे। क्योंकि वहां की जनता, वहां के सांसद ये जानते हैं कि अगर किसी देश के साथ युद्ध छेड़ा गया है तो फिर उसको बीच में छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे दुश्मनी पलती है और फिर ईरान कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान अमेरिका का कर सकता है। तो अमेरिका ये जानता है कि ईरान की कमर तोड़ना अब जरूरी है और ईरान की सोर्सेज पर, नेचुरल सोर्सेज पर अमेरिका का कब्जा होना जरूरी है। जिस तरीके से उसने ईरान में, इराक में किया हुआ है, लीबिया में किया हुआ है, सीरिया में किया हुआ है, वेनेजुएला में किया है और जितने गल्फ कंट्री है उन सभी में उसके एयर बेसिस है और वहां का जो कारोबार होता है, वहां का जो तेल बिकता है, उन सब से वो टैरिफ लेता है और अपनी कमाई करता है। तो बिल्कुल मैं ऐसे में संदीप जी कह सकते हैं कि इजराइल पर जो आप पूरी तरह से पावर लेंगे वो ट्रंप ही होंगे, अमेरिका ही होगा या फिर इजराइल भी होगा? जी देखिए, सुपर पावर जो है वो ट्रंप है, सुपर पावर अमेरिका है। इजराइल उनके साथ मिलकर काम करता है और इजराइल को जो गाइड करते हैं वो भी अमेरिका है। अमेरिका के साथ मिलकर ही इजराइल की हिस्ट्री है। अदरवाइज इजराइल चारों तरफ मुस्लिम मुल्कों से घिरा हुआ एक छोटा सा देश है जो फिलिस्तीन की जमीन पर 1948 में तैयार हुआ। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि इजराइल अकेला सब देशों का मुकाबला कर सकता है। इजराइल को मुकाबला करने के लिए अमेरिका का साथ चाहिए, अमेरिका का सपोर्ट चाहिए, अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहिए। बिल्कुल। तो भारत को कहाँ देखना है इस युद्ध में? भारत कहाँ है, वहाँ भारत को कहाँ पे देख रहे हैं संदीप जी? देखिए अनीता जी, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि भारत इस युद्ध में कहीं भी नहीं है। बड़े दुख की बात यह है कि जो ईरान का एक युद्ध पोता जो भारतीय सेनाओं के साथ में यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ था, जब वो यहाँ से निकलकर जाने लगा, अमेरिका ने उसे अपने पनडुब्बी के माध्यम से हमारे देश में हिंद महासागर में मारकर डुबो दिया और उसके 150 से ज्यादा लोग उसमें डूब करके मर गए जो उसके नौसैनिक थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम तो बैकफुट पर हैं और हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई अमेरिका ने ये गलत कर दिया है। हमारे टॉप लीडरशिप की तरफ से ये बात नहीं आ सकती। हमारी टॉप लीडरशिप जो शहीद हुए हैं, जो सैनिक मारे गए हैं, उनके प्रति अपना सांत्वना भी नहीं दे सकते। हम एक व्हाट्सएप, हम एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान आज कहाँ है। लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। बड़ी जानकारी ईरान से ही जुड़ी हुई आ रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ईरान से ईरानी युद्धपोत पर अमेरिका का हमला हुआ है। भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर हमला हुआ है। श्रीलंका के पास डूबा है यह युद्धपोत। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज छठा दिन है। अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत IRIS देने के श्रीलंका के पास हमले करके उसको डुबा दिया और हमले में अब तक कई नौसैनिक जो हैं वो मारे गए हैं और ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बताया है कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी में ईरानी जहाज को टारगेट किया गया है और उसको डुबो दिया गया है। अभी युद्धपोत की बात ही कर रहे थे सर और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ गई। क्या लग रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? अब भारत को भी निशाना बनाया। देखिए अनीता जी, ये अमेरिका एक सुपर पावर की तरह डील कर रहा है और अमेरिका एक तरफा चीजों को लेकर के चल रहा है।
ऐसे में हमारा कुछ भी कहना, क्योंकि हम काफी समय से बैकफुट पर हैं, अमेरिका के किसी भी काम में दखलंदाजी नहीं दे सकते, अमेरिका के किसी भी काम पर हम अपनी ये कोई तो हम स्टेटमेंट दखल जारी नहीं कर नहीं सकते। दे जब सकते से ट्रेड संदीप डील जी, हुई आपने हम देखा होगा, दखल नहीं दे रहे बिना हैं। 2 राष्ट्राध्यक्षों के मिले ठीक है ट्रेड डील हुई है। संदीप जी, हम दखल नहीं दे रहे हैं, पर अमेरिका तो दे रहा है ना हर एक काम में। या भारत का वो कोई भी युद्ध हो रहा देखिए है, भारत अमेरिका, कुछ भी कर रहा है, अमेरिका तो टांग अड़ा रहा है हर चीज में। देखिए ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात अनीता जी कही है कि अमेरिका हमारे हर काम में टांग अड़ा रहा है। हम कहां से तेल लेंगे, कहां हम व्यापार करेंगे, किस दुनिया में किस देश से हम संबंध रखेंगे। लेकिन आज हम उस स्थिति में नहीं है। पता नहीं है ऐसी कौन सी कमजोर नस हमारे देश की, हमारे प्रधानमंत्री की अमेरिका के हाथ या इजराइल के हाथ लग गई है। हम एक तरीके से कठपुतली बने हुए हैं। जिस तरीके से अमेरिका हमें हाँक रहा है उस तरीके से हम हाँक रहे हैं। अमेरिका कहता है तो बोलो तो बोलते हैं, अमेरिका कहता है तो चुप रहना है तो हम चुप रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे में संदीप जी कहा जाता है कि भारत जो है वैश्विक पटल पर बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसे में यहाँ पर हम अटक गए हैं। बेहद ही अहम जानकारी आपने दी है कि कहीं ना कहीं देखिए अनीता जी, चीजें दबी हुई हैं। देखिए अनीता जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, ये कहावत हमारे देश की सरकार ने सिद्ध कर दी है। हमारे देश को मीडिया के माध्यम से ये बताया जाता है कि हम विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया को हम अपने तरीके से चला रहे हैं, हम जिस दिन चाहते हैं जहां की चाहते हैं रंग एक फोन जंग रुकवा सकते हैं एक फोन कॉल से। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। दुनिया हमें अपने तरीके से हाँक रही है, ट्रंप हमें अपने तरीके से हाँक रहा है, ट्रंप हमें अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा ये जानकर के हमें अपने तेजस विमानों के लिए जो इंजन चाहिए थे उनके लिए बहुत पहले से बहुत बड़ा पैसा, बहुत मोटी एक रकम अमेरिका हमसे ले चुका है, लेकिन वो तेजस के इंजन आज तक हमें नहीं मिले। और फिर कभी भी कोई भी टैरिफ लगा देता है। किस किस तरीके से हिंदुस्तान को लूटा जा रहा है आप समझ सकते हैं। और हमारी तरफ से कुछ भी एक स्टेटमेंट नहीं आता। ठीक है संदीप जी, बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो लगातार जारी है। कतर से भारत के लिए कई फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई हैं। भारतीय दूतावास ने जारी की है नई एडवाइजरी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मिडिल ईस्ट में जो है वो तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कतर से भारत के लिए कई फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं और भारतीय दूतावास ने जारी की है नई एडवाइजरी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध में कतर के दोहा स्थित भारतीय दूतावास में नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है और भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि कतर के हवाई क्षेत्र में बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से उड़ानें जो है वो पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। कतर एयरवेज और अन्य एयरलाइंसों की उड़ानें भी पूरी तरह से निलंबित रहेंगी और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी यात्रा को पुनर्निर्धारित करने के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क में रहे। भारतीय दूतावास कतर में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कुशल क्षेम सुनिश्चित करने के लिए कतर के अधिकारियों और समुदायों के नेताओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। संदीप जी, भारतीय दूतावास ने अब नई एडवाइजरी जारी कर दी है। मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनको निकालने के लिए भारत की तरफ से क्या कुछ प्रयास चल रहा है और कब तक वो आ जाएंगे? देखिए सभी देश अपने अपने लेवल पर इस तरीके के प्रयास करते हैं कि वो अपने नागरिकों को, फंसे हुए नागरिकों को निकाल पाए। इसके लिए अलग अलग समय पर शेड्यूल होते हैं चीजें कि कई देशों की लड़ाई कई बार बीच में रुक जाती है। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई आशा नहीं है कि जो लोग जहां फंसे हुए हैं वो वहां से किस तरीके से निकलेंगे। चूंकि जो फ्लाई जोन है वो कई देशों ने अपने बैन किए हुए हैं, उनके फ्लाई जोन में कोई जहाज घुस नहीं सकता। ऐसे में बड़ा रिस्क बना रहता है किसकी मिसाइल आकर के किसके प्लेन में लग जाए। तो इन सब चीजों के लिए अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका तक ने अपने नागरिकों को ये कह दिया है कि वो अपने तरीके से जो व्यवस्था हो, अपने तरीके से जो जहां से निकल सकता है निकलने की कोशिश करे। सरकार ऐसे में कुछ भी नहीं कर सकती। झूठा प्रोपेगेंडा आप चला सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं, हमारे कहने से युद्ध रुकेगा, हम जान भर करके लेके आएंगे। ये सब चीजें कहानी हो सकती है, हकीकत नहीं। बिल्कुल, ऐसे में जो परिवार फंसे हैं या फिर जो बच्चे फंसे हुए हैं वो कैसे आएंगे? देखिए ऐसे में उन लोगों को वहीं पर अपनी जान बचा के रखनी पड़ेगी। या बीच में कई बार ऐसी चीजें आती हैं युद्धों के बीच में कि दो देशों के बीच में बातचीत का एक दौर चलता है, वो कहीं पे उनके नेता मिलते हैं, बैठते हैं, तो ऐसे में युद्ध रुका रहता है। उस दौरान दुनिया के जो तमाम देश है वो अपने अपने नागरिकों को, अपने अपने फंसे हुए बच्चों को निकाल सकते हैं। अदरवाइज आज की तारीख में जिस तरीके से ये युद्ध या ये लड़ाई बेलगाम है,
ऐसे में कोई भी देश इतना रिस्क नहीं ले सकता कि कहीं अपने प्लेन को भेजकर अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश करे। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव जो है वो लगातार जारी है। कतर से भारत के लिए कई फ्लाइटें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं और भारतीय दूतावास ने नई एडवाइजरी जारी कर दी है। और बिहार से जुड़ी हुई नई जानकारी बता दी आपको कि बिहार की राजनीति में नई जो है पटकथा लिखी जा रही है। सीएम नीतीश कुमार जो हैं बिहार विधानसभा पहुंचकर अब राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। खबरों से मिली ये जानकारी है और उनके साथ जेडीयू उम्मीदवार के रूप में रामनाथ ठाकुर भी नामांकन दाखिल करेंगे। पार्टी ने सभी नेताओं को इस मौके पर मौजूद रहने को कहा है। नीतीश के नामांकन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी की ओर से अध्यक्ष नितिन नवीन और शिवेश कुमार भी नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। इधर नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए नामांकन के साथ ही बिहार में नए सिरे से सरकार गठन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री पद मिल सकता है और बिहार में जो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने तेलंगाना से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उतारा है। रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, जबकि एक बार फिर छत्तीसगढ़ में से मौजूदा राज्यसभा सदस्य और आदिवासी नेता फूलो देवी को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। पार्टी की ओर से हरियाणा से करमवीर सिंह बौद्ध, तमिलनाडु से जो है तिलक हैं और हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि 10 राज्यों के 37 सीटों के लिए राज्यसभा का चुनाव 16 मार्च को होने वाला है और इसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से निर्वाचित 37 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल महीने में समाप्त हो जाएगा और इससे नए सदस्यों के चुनाव के लिए सीटें खाली हो जाएंगी। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।